नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल। 2019 की तैयारी से पहले क्या कांग्रेस खुद में बड़े बदलाव करना चाहती है या फिर हर बार की तरह सिर्फ बयानबाजी होगी? क्योंकि मणिशंकर अय्यर से लेकर सत्यव्रत चतुर्वेदी तक पार्टी में बड़े बदलाव की वकालत कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के ज्यादातर नेता अब ये मान बैठे हैं कि वो खुद के दम पर बीजेपी से नहीं लड़ सकते, इसीलिए उन्हें गठबंधन की बैसाखी की जरूरत है। तो क्या यूपी उत्तराखंड में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत ने कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष को इस कदर हताश और निराश कर दिया है कि वो खुद मान रहे हैं कि देश में मोदी से बड़ा नेता और कोई नहीं, वो भी जबकि 2019 से पहले देश के 15 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं? बिग स्टोरी बिग डिबेट में आज हम यही सवाल पूछ रहे हैं कि क्या कांग्रेस पार्टी को ओवरहॉलिंग की जरूरत है या फिर गठबंधन के रास्ते कांग्रेस खुद को जिंदा कर पाएगी, या फिर मोदी के खिलाफ महागठबंधन आएगा तो उसका नेता कौन होगा? मेरे साथ इस पर बात करने के लिए एक बड़ा पैनल है, उनसे हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। चुनाव हर स्तर पर होना चाहिए और कांग्रेस अध्यक्षता के लिए भी चुनाव होना चाहिए, लेकिन मुझको बड़ा आश्चर्य होगा यदि और कोई हो कांग्रेस पार्टी में जो राहुल गांधी के खिलाफ खड़ा होना चाहेंगे और फिर जाकर जीतेंगे। कोई नहीं है। लड़ने के लिए किसी के लिए उसको सक्षमता के लिए कोई आपको पहलवानी नहीं करनी, या आपको कोई बंदूक निकाल के नहीं चलना। अगर कोई हरा सकता है तो राहुल गांधी की सादगी हरा सकती है। नीतीश कुमार जी ही एक ऐसे नेता हैं जो मोदी जी का तुर्की ब तुर्की जवाब दे सकते हैं, और उनको पूरा देश बहुत गंभीरता से सुनता है और हर दिल अजीज नेता हैं। बिहार में हराया है हम लोगों ने, बीजेपी को हराया है। कोई अकेले डूबना नहीं चाहता, इसलिए सब चाहते हैं कि मिलकर ही हम डूबे। 19 की बात तो छोड़ दीजिए, 24 तक के लिए कोई गुंजाइश नहीं। सबको बैठ कर तय करना पड़ेगा, कोई अकेले किसी के कहने पे कोई तय नहीं हो जाएगा। ये प्रश्न बड़ा है, अगर हम सब एक हो गए तो लड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। बिग स्टोरी बिग डिबेट में आज का पहला सवाल, क्या नेतृत्व परिवर्तन से बचेगी कांग्रेस? दूसरा सवाल, क्या गठबंधन के बलबूते 2019 में बचेगी कांग्रेस? तीसरा सवाल, मोदी से डरे विपक्ष ने 2019 से पहले ही मानी हार। और बिग स्टोरी बिग डिबेट में चौथा सवाल, क्या मोदी के खिलाफ एकजुट हो पाएगा विपक्ष? तो आज बिग स्टोरी बिग डिबेट में इन्हीं सवालों का हम उठाएंगे। मेरे साथ कौन कौन है ये आपको मैं बता देता हूं। पहले मेरे साथ जीवीएल नरसिम्हा राव है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। मेरे साथ आलोक शर्मा है, कांग्रेस के प्रवक्ता और नेता। मेरे साथ राजीव रंजन है, प्रवक्ता है जनता दल यूनाइटेड के। मेरे साथ नईम अब्बास हैं, बहुजन समाज पार्टी के लीडर हैं। मेरे साथ राकेश सिन्हा जी हैं, आरएसएस आइडियोलॉग। मेरे साथ नीरजा चौधरी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, देश की राजनीति को बहुत लंबे अरसे से समझती आ रही हैं। और शंभुनाथ शुक्ला भी सीनियर जर्नलिस्ट, जो कि इन सभी बड़ी पार्टियों को कहीं ना कहीं करीब से देखते आ रहे हैं। तो आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मैं आलोक शर्मा आपके पास आऊंगा। आलोक शर्मा, कांग्रेस पार्टी की पहली बुरी हार नहीं हुई है। इससे पहले भी हमने देखा है कुछ राज्यों में कांग्रेस पार्टी को जबरदस्त मुंह की खानी पड़ी है, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस पार्टी में एक के बाद एक बड़े नेता लीडरशिप पर सवाल उठा रहे हैं, क्या यह वक्त आ गया है जब कांग्रेस पार्टी को लीडरशिप में एक बड़े चेंज की जरूरत है? और ये एक बिटर ट्रूथ है जो आपको मानना पड़ेगा। देखिए, मैं समझता हूं कि जिन लोगों ने सवाल उठाए हैं उनका अपना स्वयं का जनाधार कहीं नहीं है। ये वो मणिशंकर अय्यर साहब हैं, वही जो केंद्र में मंत्री भी रहे, सब कुछ रहे, लेकिन उसके बाद पंचायत का चुनाव भी नहीं जीत पाए। तो इन लोगों की टिप्पणियों पर मैं वक्तव्य नहीं देना चाहूंगा। जहां तक आपका मूल प्रश्न है कि क्या ओवरहॉलिंग या नेतृत्व परिवर्तन जो है, देखिए कोई भी लोकतांत्रिक दल होता है, कोई भी राजनीतिक दल होता है, उसमें
नेतृत्व परिवर्तन होता रहता है, होना चाहिए। लेकिन जहां तक बात अभी की नेतृत्व परिवर्तन की है कि आप यूपी हार गए, आप उत्तरांचल हार गए, इसलिए नेतृत्व परिवर्तन कर दीजिए, ये सब बेबुनियाद कयास लगाए जा रहे हैं। माननीय राहुल जी 2007 में जब बने उसके बाद से 22 चुनाव हम लोगों ने जीते। क्या 2009 का हमने लोकसभा का चुनाव नहीं जीता? 2008 में जब वो जनरल सेक्रेटरी थे, क्या 6 राज्यों में हमने सरकार नहीं बनाई? क्या अभी भी 3-2 से हम आगे नहीं रहे? मैं समझता हूं कि अभी तक मोदी साहब ने, जब से वो देश के प्रधानमंत्री बने हैं, बीजेपी ने कोई भी वो राज्य रिपीट नहीं किया है जिसमें बीजेपी की सरकार रही हो। ठीक है आलोक जी, आलोक जी, सवाल है आलोक जी, ठीक है, मैं इस पर आऊंगा और इस सवाल को ही पूछूंगा कि महागठबंधन क्या कांग्रेस की सबसे बड़ी मजबूरी बन रही है? लेकिन जिस तरह से आपने एक लाइन में मणिशंकर अय्यर को खारिज कर दिया, आपने कहीं ना कहीं उसी कैटेगरी में सत्यव्रत चतुर्वेदी को रख दिया, प्रिया दत्त को रख दिया, आपने उसी कैटेगरी में विश्वनाथ राणे को रख दिया, आज एक नए गोवा के जो नेता आए आपके कांग्रेस को, उनको भी रख दिया। इनमें से कुछ ऐसे नेता हैं जो कहीं ना कहीं कांग्रेस की फ्रंट लाइन के नेता माने जाते हैं और कुछ ऐसे हैं जिनकी सोनिया गांधी तक सीधी पहुंच है। लेकिन ठीक है, आपका अपना पक्ष है और आप स्वतंत्र है अपना पक्ष रखने के लिए। लेकिन जीवीएल, क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से चुनावों में बड़ी जीत हासिल की है, एक महागठबंधन आएगा तो आपके लिए 2019 या आने वाले कुछ वक्त में आपके लिए एक बड़ी यहां पर चुनौती साबित होंगे? ये लगता है जीवीएल से हमारा संपर्क कट गया, हम उनके पास जाएंगे। लेकिन राजीव रंजन, आपको लगता है कि एक महागठबंधन ही कांग्रेस को बचा पाएगी? अगर कांग्रेस को अपनी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी की साख बचानी है तो उसको एक महागठबंधन की जरूरत होगी? देखिए, ये कांग्रेस को बचाने की कोशिश नहीं कह सकते, ये देश को बचाने की कोशिश है। आज जिस तरह से डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार के निशाने पर है, जिस तरह से दिन दहाड़े लोकतंत्र का अपहरण हो रहा है, और मुझे ऐसा लगता है सर, तो क्या आप यूपी के मैंडेट को लोकतंत्र का अपहरण कहना चाहते हैं? आंधी में जो सामान्य राजनीतिक शिष्टाचार है वो भी भारतीय जनता पार्टी भूल गई, और कांग्रेस को लेकर के जिस तरह के बयान आए हैं। नहीं राजीव रंजन, मुझे एक आपत्ति है आपके इस बयान पर। राजीव रंजन, मुझे आपत्ति है। राजीव रंजन, आपने कहा कि लोकतंत्र का अपहरण। राजीव रंजन, मैं रेफरेंस दे रहा हूं 2017 के चुनावों के रिजल्ट का। क्या यह लोकतंत्र का अपहरण है जिस तरह से यूपी उत्तराखंड में बीजेपी को भारी जीत हुई और कांग्रेस की भारी हार हुई? कांग्रेस जीती है, पंजाब में जीती है, तो वो भी लोकतंत्र का अपहरण होना चाहिए फिर? देखिए, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, मैंने उत्तर प्रदेश की चर्चा नहीं की है। गौरव जी, गोवा और मणिपुर में लोकतंत्र का चर्चा नहीं की है, कत्ल हुआ है, क्रूर हत्या हुई है, मैंने बधाई दी है। मैंने ये कहा है, पहले आपने मुझसे सवाल पूछा है तो जीवीएल नरसिम्हा राव जी को, जीवीएल नहीं बोल रहे, आप ही बोल रहे हैं। जीवीएल तो है भी नहीं, अभी संवेदनशील मसला है। मैंने जिस संदर्भ में कहा है, हाँ, जिस संदर्भ में मैंने कहा है वो बिल्कुल साफ है। जो कुछ भी मणिपुर में हुआ है और जो कुछ भी गोवा में हुआ है, उसको लेकर के मैंने ये कहा, अगर ये बात होगी कि कांग्रेस के रेजिम में ऐसी घटनाएं बहुत बार हुई हैं, तो आर्काइव में जाइए और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान देख लीजिए। शुचिता, नैतिकता, पारदर्शिता की दुहाई भारतीय जनता पार्टी देती आई है और संघ परिवार ने भी दिया है। ठीक है। लेकिन राजनीति में जितने समझौते हो सकते हैं और सत्ता पाने की भूख, मैं कहूंगा ये भूख है जिसमें एक साथ आप पूरे देश का भगवाकरण करना चाहते हैं, और इसीलिए जहां जनता ने आपको खारिज किया, आपके नेता को वहां जनता ने चुनाव में असेंबली में हरा दिया, मुख्यमंत्री पद पर आसीन थे पारस्कर साहब, वो चुनाव हारे और उनके बड़ी संख्या में एमएलए हार गए, मंत्री हार गए, और उसके बाद जबरदस्त तरीके से वहां जो कुछ भी खेल हुआ है, मुझे लगता है ये शुभ संकेत नहीं है। जहां तक महागठबंधन का सवाल है, महागठबंधन या गठबंधन, ये गठबंधन युग है। भारतीय जनता पार्टी के साथ भी कई दलों का समर्थन है और तब वो देश की सत्ता में है, और इसी तरीके से उसके पहले यूपीए के साथ भी कई राजनीतिक दल थे। ये कोई नया प्रयोग नहीं है, परिस्थितियों के हिसाब से जो नहीं, बिल्कुल नया प्रयोग नहीं है। यूपीए 1, यूपीए 2 हम सब ने देखा। 10 साल कांग्रेस जिस तरह से सरकार में रही, वो एक गठबंधन ही था, एक बड़ा अलायंस भी था। हालांकि उस अलायंस के बारे में भी मनमोहन सिंह कह गए थे कि कुछ मजबूरियां होती है अलायंस की, लेकिन मुद्दा आज कुछ और है। मेरे साथ जीवीएल नरसिम्हा राव जुड़ चुके हैं। जीवीएल नरसिम्हा राव, पहला सवाल तो महागठबंधन का ही पूछूंगा आपसे, उसके बाद राजीव रंजन अभी कुछ देर पहले बोल रहे थे, पता नहीं मुझे आप तक आवाज पहुंची कि नहीं पहुंची, कि जिस तरह से आपने लोकतंत्र का अपहरण किया है मणिपुर और गोवा में, वो बिल्कुल सही नहीं है और जनता इसका जवाब देगी। लेकिन जीवीएल, हम बात महागठबंधन की कर रहे हैं, हम आने वाली राजनीति की कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि जिस तरह से आपका विजय रथ आगे बढ़ रहा है, आपका यानी बीजेपी का, वो महागठबंधन रोक सकता है या वो भी नहीं रोक सकता? क्या लगता है आपको? गौरव जी,
जब 2019 की बात आएगी, 2019 में चुनाव होगी, लगता है कुछ दिक्कत है। जीवीएल जी मैं आऊंगा आपके पास, मैं आऊंगा अब राकेश सिन्हा के पास। राकेश सिन्हा, यही सवाल जो मैं जीवीएल से पूछ रहा था, आपको लगता है कि जिस तरह से हमने एक महागठबंधन इससे पहले भी देखा जब देवगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल जैसे प्रधानमंत्री इस देश को मिले, क्या आपको लगता है कि एक ऐसा ही महागठबंधन इस दौर में भी दिखेगा आने वाले वक्त में? देखिए, एक बात जान लीजिए, जो परिवर्तन हो रहा है उसे सिर्फ इलेक्टोरल चेंज अगर आप देखेंगे तो बहुत गलतफहमियां होंगी, बहुत सी उसके निष्कर्ष गलत निकाले जाएंगे। ये युग परिवर्तन है। एक ऐसा समय था आज़ादी के बाद नेहरू युग, जो एक विचारधारा को रिप्रेजेंट करता था, और नेहरू युग का लंबे समय तक रहा है। इसलिए प्रोफेसर रजनी कोठारी ने पूरे पार्टी सिस्टम को कांग्रेस सिस्टम कर दिया था। वह युग परिवर्तन लगातार सनई सनई होते रहा, और आज ये सैफरन युग में भारत प्रवेश कर चुका है। ये कांग्रेस युग से सैफरन युग में, भगवा युग में भारत प्रवेश किया है। यह एक वैचारिक परिवर्तन है, धरातल पर परिवर्तन है, जिसमें पहचान की राजनीति टूट रही है। मुस्लिम महिलाएं खुलकर वोट ही नहीं दे रही हैं, वोट देने के बाद इस बात का इजहार कर रहे हैं कि हमने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। दलितों का वोट भारतीय जनता पार्टी को जा रहा है। यह सिर्फ नेतृत्व की अपील, पार्टी की मजबूती के साथ साथ एक विचार के स्तर पर जो लंबे समय से काम हो रहा है उसका परिणाम दिखाई पड़ा। मैं दूसरी बात आता हूं, थोड़ा पीछे चलिए। देखिए, 1971 में जब इंदिरा गांधी जी को प्रचंड लोकप्रियता थी, तब एक महागठबंधन बना था। पहला प्रयास जो महागठबंधन का हुआ था 71 के चुनाव में हुआ था, जिसमें जनसंघ, सोशलिस्ट, कांग्रेस वो सभी पार्टियां थी, लेकिन उसको मुंह खानी पड़ी। तब भी यह आरोप उस महागठबंधन ने लगा, जिससे वैचारिक रूप से मैं भी जुड़ा हुआ हूं, कि बैलेट पेपर में परिवर्तन कर दिया गया, बैलेट पेपर में रसिया से आया, केमिकल डाल दिया गया और कांग्रेस को वोट चला गया। लेकिन उस युग में जो इंदिरा गांधी की एक प्रचंड लोकप्रियता थी, इंदिरा गांधी की जो विचार थे वो देश को स्वीकार था। आज जो परिस्थिति बदली है उसमें आज नरेंद्र मोदी का नेतृत्व है, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है, उसके पीछे संघ परिवार का एक बड़ा काम है। इसको भारत स्वीकार कर रहा है। मैं नहीं कहता हूं कि 100% लोग उसको स्वीकार कर चुके हैं, लेकिन उसकी मैं कहता हूं डोमिनेशन से हेजेमनी की ओर हम बढ़ रहे हैं। हमारी एक बयानती बात ये कहना चाहता हूं। देखिए, एक बात, इस देश ने अब गठबंधन की राजनीति को बाय बाय कर दिया है। गठबंधन की राजनीति की खामियाजा हम भुगत चुके हैं। गठबंधन की राजनीति कोई ठीक है, इसी सवाल को आगे लेके जाते हैं, इसी सवाल को आगे लेके जाते हैं। कांग्रेस का पतन हुआ, कोई एक, मैं इस सेंटेंस को पूरा कर दूं, इस सेंटेंस को, जब कांग्रेस को विस्थापित करने के लिए कोई राष्ट्रीय पार्टियां नहीं थी, तभी गठबंधन की मजबूरी थी। तो देश मजबूरी से नहीं चलता है, देश अपनी आवश्यकता अनुसार परिवर्तन। ठीक है, मैं यही सवाल लेके नीरजा जी के पास जाता हूं। नीरजा जी, आपने तो बहुत गठबंधन देखे होंगे इस देश में, और बहुत महागठबंधन देखे होंगे, और बहुत लहरें देखी होंगी आपने। आलोक शर्मा हंस रहे हैं, लेकिन क्या इनको ये हंसने का मौका, यानी कांग्रेस को मुस्कुराने का मौका 2019 में इसी महागठबंधन के जरिए ही मिल पाएगा नीरजा जी? या आपको लगता है यही एक होप है कांग्रेस की 2019 में अगर मोदी का सामना करना है तो? नीरजा जी के पास जाऊंगा। शंभुनाथ शुक्ला जी, मेरा सवाल आपसे भी यही है। जी देखिए, मणिशंकर अय्यर ने एक सवाल उठाया है। अब वो सवाल जो है उस सवाल को पीछे करने के लिए एक महागठबंधन की बात की गई। एक तो महागठबंधन ही बहुत हड़बड़ी में है। अभी मोदी को कुल मिला के केंद्र में लगभग 3 साल होने जा रहे हैं, 3 साल हुए हैं। स्टेट में तो अभी जो सबसे बड़ा सूबा है उत्तर प्रदेश, उसमें सरकार अभी जुम्मा तो अभी तो बनी भी नहीं है, तो मुख्यमंत्री भी नहीं बना, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है। सारी पार्टियां कहते हैं सेकुलर पार्टियां, या जो कहती हैं कि एंटी बीजेपी अगर एक मोर्चा बनता है तो आप जाएंगे उसमें? नहीं जाएंगे गौरव जी, ऐसा कोई चांस ही नहीं है ना, हम जाने वाले हैं। आप अकेले लड़ेंगे? कोई काम नहीं किया जमीन पे। अभी आप देखिए 2013 से लेके 2017 आ गया, मोदी जी ने जो वादे किए अभी तक उस पे कहीं भी वो खरे नहीं उतर रहे। और अभी शुरुआत हुई है यहाँ पे, अभी से लोग बौखला रहे हैं। हमें बौखलाहट की जरूरत नहीं है, हमारा 22% वोट अभी भी बना हुआ है, और हम जनता के बीच में जाएंगे। और अभी बहुत सारी चीजें हैं जो बीजेपी ने जो है वादे कर रखे हैं, उस पर खरे कभी भी नहीं उतर सकते हैं, जो बिल्कुल ही ना के बराबर हैं, जो हो नहीं सकती हैं पूरी। तो वो जनता इन्हें जिस तरीके से चढ़ाया है उसी तरीके से जनता नीचे भी लेके आएगी। और आप देखना, जनता जिस तरीके से किसी को पूरा नहीं मैं ठीक है, मैं आपकी बात मान लिया कि आप अकेले जा रहे हैं, लेकिन अगर कोई महागठबंधन बनता है तो आपके हिसाब से उसको कौन लीड कर सकता है? नीतीश कुमार में वो खूबी है, राहुल गांधी में वो खूबी है, अखिलेश यादव में क्या कोई ऐसी संभावना हो सकती है, या फिर ममता बनर्जी में? क्या लगता है? हम तो अपनी बात करेंगे, क्यों सीधी सी बात है कि हम लोग गठबंधन के लिए नहीं तो जा रहे हैं, और जाएंगे तो सिर्फ हमारी अगर कोई होगी तो हमारी बहन कुमारी मायावती होगी पीएम के लिए। सुन लीजिए, उसमें जाते हैं। सुन लीजिए, राकेश, बात है, राकेश किसी के पीछे नहीं जाएंगे,
और देखिए सर, जिस तरीके का रिजल्ट है, आप भी मानते हैं, गौरव जी मुझे 1 मिनट दीजिएगा, अगर ईवीएम पे हम लोग जो क्वेश्चन उठा रहे हैं उसका रीजन है 40% वोट जो है बीजेपी को मिला है, 22% बीएसपी को है, 28% समाजवादी और कांग्रेस को है, 2% के करीब जो है वो तकरीबन जो है अदर को मिला है। तो टोटल मिला के 93% है। तो ईवीएम पे हम निशान क्यों ना उठाएं, क्यों ना उसके ऊपर बताएं कि लेकिन इलेक्शन कमीशन ने तो आपकी अपील खारिज कर दी। इलेक्शन कमीशन ने आउटराइटली कह दिया कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है। इलेक्शन कमीशन, हमें ऐसा लग रहा है कि वो हिंदुस्तान का नहीं है, वो बीजेपी का है। चलिए ठीक, आपने इलेक्शन कमीशन को भी सर्टिफिकेट दे दिया, लेकिन इलेक्शन कमीशन पे भरोसा नहीं करेंगे तो फिर बहुत सारी सरकारें कटघरे में खड़ी हो जाएंगी सर। इसलिए आपकी भी सरकारें बनी है इस देश में, ऐसा मत बोलिए। मैं आऊंगा आपके पास, मैं इस मुद्दे पर आज बात नहीं कर रहा हूं, तो प्लीज हम इस मुद्दे पर नहीं रहते, मैं नहीं आपके पास आऊंगा। लेकिन राकेश जी, जीवीएल जो ने जो कहा, अभी नीरजा जी ने जो कहा, वो तो तुरंत सच हो गया। बीएसपी उत्तर प्रदेश की बड़ी पार्टी है, वो कह रहे हैं कि हम किसी गठबंधन में नहीं जा रहे, तो मतलब गठबंधन बन पाएगा, यही सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, बात यह है कि जितनी पार्टियां हैं या तो व्यक्ति आधारित हैं या पहचान आधारित हैं। इस चुनाव की मैंने जो कहा युग परिवर्तन, उसके 2 चीजें आप देख लीजिए। एक तो मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति समाप्त होने जा रही है। मुस्लिम वोट बैंक जो निजी कंपनी थी वो राष्ट्रीयकरण हो गया है, अब उस पर किसी एक का मॉर्गेज नहीं रह गया। एक दूसरा, पहचान की राजनीति धीरे धीरे डाइल्यूट हो रही है। संचार क्रांति के युग में जो युवा है उनके मन को ये पहचान ले रहे हैं। बर्थ से जरूर उनकी आइडेंटिटी कुछ और है, लेकिन मन से उनकी आइडेंटिटी कुछ और है। वो ग्लोबल वर्ल्ड में जी रहे हैं, वो एक मेटा नैरेटिव में जी रहे हैं। एक छोटी सी बात मैं कांग्रेस पर कहना चाहता हूँ। आलोक जी बहुत बड़ी बातें कह रहे थे। अरे आलोक जी, मैं वो कहावत कहना नहीं चाहता था, लेकिन कहने के लिए बाध्य हूँ, रस्सी जल गई पर ऐठन नहीं गई। देखिए, आप मणिशंकर अय्यर को खारिज कर रहे हैं, आप सत्यव्रत चतुर्वेदी को खारिज कर रहे हैं। मैं 1949 के 3 लेख की बात करता हूं, शायद नीरजा जी पढ़ी होंगी। यहाँ पर शंकर राव देव ने 3 स्पीचें दिए थे, जिसको आप पढ़ लीजिए। उन्होंने इंगित किया था कि नेहरू जी जिस रास्ते पर चल रहे हैं, आज राहुल गांधी का वो हश्र हो रहा है। पूरा कांग्रेस वैचारिक रूप से, संगठनात्मक रूप से पस्त हो चुका है। कांग्रेस के रिवाइवल का एक मंत्र मैं दे रहा हूं, यदि हो सकता है, ये राहुल जी और सोनिया जी रिनाउंस कर दे कि हम कोई पद नहीं लेंगे, हमें राजनीति नहीं करनी है, हम कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बनेंगे, हम रीमेकिंग करेंगे। ऐसा कर नहीं सकते हैं, वे पद के लिए कांग्रेस में है। और कहते हैं नेहरू जी जेल में गए थे, सीताराम केसरी क्या जेल में नहीं गए थे? 30 साल सीताराम केसरी बिहार के थे, ओबीसी लीडर थे, जेल में गए थे, कोई पद नहीं लिया है। उनको धक्का मार के सोनिया जी के कहने पर कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया था। पता नहीं कहां से नाम जिस संस्कृति में जा रही है, उस संस्कृति का नाम कांग्रेस संस्कृति क्या है? वो नकारात्मक संस्कृति है। उस नकारात्मक संस्कृति से कांग्रेस को बाहर नहीं आ सकती है। ठीक है, एक डायनेस्टिक पॉलिटिक्स। ठीक है, मैं यही एक सवाल लेके जाता हूं, मैं यही एक सवाल लेके जाता हूं राजीव रंजन के पास। ओके सर, राजीव रंजन, जो बात यहां पर राकेश सिन्हा ने कही, और बहुत सारे पॉलिटिकल पंडित ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी अगर अकेले लड़ती तो शायद उसका हश्र इतना बुरा नहीं होता, यानी कांग्रेस को कहीं ना कहीं इसका भी क्रेडिट जाता है कि वो समाजवादी पार्टी को उसके पास इतने लेकर आए। लेकिन राजीव रंजन, जो बात राकेश सिन्हा कह रहे हैं, जो बात नीरजा जी कह रही हैं, जो बात दूसरे पैनलिस्ट कह रहे हैं, आखिर वो कौन सा नैरेटिव होगा जहां पर ये सारी पार्टियां एक साथ आएंगी? वो कौन सा मंच होगा जहां पर आप बीएसपी, एसपी, तृणमूल, सीपीएम, लेफ्ट, आरजेडी और जेडीयू सबको साथ लाने में कामयाब हो पाएंगे? क्योंकि सब यही कह रहे हैं कि सब साथ नहीं आएंगे तो जीत किसी की नहीं होगी। देखिए, एक बात बिल्कुल साफ है, अभी नीरजा जी ने जो बातें कही उससे मैं इत्तेफाक रखता हूँ। एक बात बहुत क्लियर है, जो रीजनल एस्पिरेशंस हैं उनको एड्रेस करना भी जरूरी होगा, और हिंदुस्तान में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करने वाले लोगों को, जो रीजनल फोर्सेज हैं, उनकी ताकत और उनकी अहमियत को भी सम्मान देना होगा। मैं अब जवाब दे रहा हूँ। देखिए आज मूल प्रश्न यह नहीं है गठबंधन, मूल प्रश्न है कांग्रेस क्या वर्तमान अस्तित्व में रह पाएगी। मैं आलोक जी को छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। देखिए, कांग्रेस में अध्यक्ष पद के चुनाव में राजेश पायलट आए थे, उनको किस तरह से हराया गया, किस तरह से आइसोलेट किया गया। जितेंद्र प्रसाद सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव लड़े थे, उनको किस प्रकार से आइसोलेट किया गया। कांग्रेस ने जिस संस्कृति को जन्म दिया, उस संस्कृति को देश ने अस्वीकार कर दिया। पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी की जरूरत है, जिसको आलोक जी स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। ये डायनेस्टी के इतने भक्त हैं कि इनको डायनेस्टी के इतर लोकतंत्र नहीं चाहिए। और छोटी सी 2 बातें कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। देखिए, बात यह है कि छोटी छोटी पार्टियां इकट्ठा हो रही हैं, एक न्यू पॉलिटिक्स का जन्म हुआ है, एक नई राजनीति का जन्म हुआ है। नई राजनीति में इनको पहचान से अलग होकर नई पार्टियां बनानी पड़ेगी, नई तरह की राजनीति शुरू होगी। जो नीरजा जी ने कहा कि आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। देखिए, नव उदारवाद की नीति क्या थी
यह न उदारवाद की नीति फ्री मार्केट की थी। इसको कांग्रेस ने प्रो रिच बना दिया, नरेंद्र मोदी ने इसको प्रो पुअर बना दिया। यही तो बेसिक अंतर है। लीडरशिप का यही दृष्टिकोण होता है कि आप एक ही नीति को किस प्रकार से एक्सप्लॉइट करते हैं। आप जनधन योजना का के बारे में बड़ी पार्टी के बड़े नेताओं को नहीं मालूम है, लेकिन गरीबों को मालूम है उसका लाभ क्या है। उज्ज्वला योजना का लाभ मालूम है। मैं कहता हूं वैचारिक परिवर्तन के साथ कार्यक्रम का परिवर्तन है, नीतिगत परिवर्तन है, नेतृत्व का परिवर्तन है, जिसे आज कांग्रेस और छोटी पार्टियां हजम नहीं कर पा रही। ठीक है, एक छोटा सा रिमार्क मैं नीरजा जी का लूंगा, फिर आलोक शर्मा आपको देता हूं मैं टाइम। नीरजा जी, इसी बात पर आपका एक रिमार्क। देखिए, मैं मानती हूं कि आज के संदर्भ में आज जो स्थिति पैदा हुई है उस पे विपक्ष पार्टियां इकट्ठी गठबंधन या ना गठबंधन ज्यादा निर्भर करेगा कि नरेंद्र मोदी अगले 2 सालों में कितनी गलतियां करते हैं और कितनी बड़ी गलतियां करते हैं। इनका फ्यूचर उस चीज पे डिपेंड करेगा। वो वैक्यूम तभी क्रिएट होगा, वरना वहां वैक्यूम दिखता नहीं है अभी आपको। आज की स्थिति में तो अगर वो डिलीवर करते चले गए तो जनता फिर उनको चांस देती चली जाएगी। अगर गलतियां करते हैं, खरे नहीं उतरते हैं अपने वायदों पे, फिर एक स्पेस बनेगी ऑपोजिशन के लिए। ठीक है, एक छोटा सा कमेंट शंभू जी आपका, फिर आलोक शर्मा का। तो इसी पर देखिए, अगर इतनी जल्दी बना दी जाएगा तो गठबंधन का अध्यक्ष बहुत सारे सवाल खड़े होंगे। इससे थोड़ा सा चुनाव के पूर्व, यानी जब चुनाव आ जाए तब तो गठबंधन समझ आता है कि उस समय फौरी जरूरत होती है, हमें जीतना है, चुनाव जीतना है, किसी तरह लड़ना है, तब तो समझ आता है। लेकिन इतनी जल्दी और इतने लंबे समय तक 2019 तक तैयारी तो सर अभी से करनी पड़ेगी। तैयारी तो करनी पड़ेगी, लेकिन कौन नेता बनेगा? अभी तो 25 तरह के सवाल खड़े हो जाएंगे। चलिए आलोक शर्मा जवाब दे रहे थे। आलोक शर्मा, इन सभी बातों का जवाब दीजिए, फिर मैं आता हूं जीवेल आपके पास। देखिए, मैं समझता हूं 1989 के बाद से गठबंधन की ही राजनीति रही है। जिस बीजेपी ने आज की तारीख में 8-9 राज्यों में गठबंधन करके सरकार बनाई हो, वो ये कहे कि गठबंधन का क्या होगा या सवाल उठाए जाएं अभी से, ये मैं समझता हूं कि बहुत ही प्रीमेच्योर होगा उसके ऊपर कोई भी कमेंट करना। नीरजा जी को फिर मैं कहूंगा बड़ा सम्मान के साथ कि वो कह रही है कि अभी इंतजार करना चाहिए। भाई 3 साल हो गए, मोदी जी के भाषण हमारी बड़ी बहन को याद होंगे, मुझे 60 महीने दे दीजिए भाइयों बहनों। भाई 60 में से तो आपके 36 महीने चले गए। 36 महीने में तो अभी कुछ नहीं हुआ। अब आपने 60 महीने की जगह 2022 का राग अलापना शुरू कर दिया। 3 साल हो गए, देश की जनता प्रतीक्षा कर रही है कि भाई कब रिजल्ट आएगा, कब आएगा। वो जितने वादे आपने किए थे, पता नहीं, इतने बड़े बड़े नारे दिए थे, अब की बार मोदी सरकार, पता नहीं कौन कौन से। मैं समझता हूं कि अब देश की जनता स्वयं पूछ रही है कि आप कब डिलीवर करेंगे। आप हमारे ऊपर जितने सवाल उठाते थे जवाब दीजिए कि आपका बहुत बड़ा मंत्रिमंडल है, हमसे बड़ा मंत्रिमंडल, और सभी राज्यों के उसके अंदर लोग बैठे हुए हैं। ठीक है जीवेल, रिजल्ट कहीं ओके सर, अब सुन लीजिए सर। अब देखिए, ने कांग्रेस की दोहरेपन बिल्कुल साफ झलकता है। यदि मोदी जी को लेकर इतना भयभीत नहीं है, फिर राहुल गांधी को हटाने की बात क्यों कांग्रेस में हो रही है? राहुल गांधी बिल्कुल यूजलेस साबित हो रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लिए। ये आवाज है कांग्रेस के अंदर से क्यों आ रही है? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी देश की जनता में बहुत लोकप्रिय बने हुए हैं। उनको प्रधानमंत्री के रूप में जनता पसंद कर रही है, और उनका भारतीय जनता पार्टी का हमारा जो बेस है, वोटर बेस लगातार बढ़ रहा है क्योंकि मोदी जी की लोकप्रियता के कारण। इसलिए राहुल गांधी पर सवाल उठ रहे हैं, राहुल गांधी जी को हटाने की बात कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, 20 सेकंड का कांग्रेस पार्टी प्रवक्ता डिलीवरी की बात का फाइनल कमेंट लेकर डिलीवरी कहां है? डिलीवरी तो सर 2019 में पता चल जाएगा। 2017 में तो हमने ट्रेलर देखा है उसका। लेकिन नीरजा जी 20 सेकंड का आपका फाइनल कमेंट। जरूर पता लगेगा। देखिए, मुझे लगता है कि जो आलोक जी कह रहे थे ना कि सरकार ने किया क्या, और बेरोजगारी के बारे में किया क्या, स्वच्छ भारत में कितने टॉयलेट्स हुए, कितने वो टॉयलेट्स काम कर रहे हैं, देश भर में, स्टेट भर में आकलन उसका मिले। अगर ऑपोजिशन ये सब देश के सामने लाती है तो एक बहुत ही सर्विस करेगी, क्योंकि आज मैं मानती हूँ हमारे लोकतंत्र को एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन की जरूरत है। उसके बिना डेमोक्रेसी चलती नहीं है। लेकिन उनको परसेप्शन को भी मैनेज करना पड़ेगा, जो वो नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है मैम, ठीक है मैम, बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, बहुत शुक्रिया।
तो अपोजिशन चाहिए, स्ट्रॉन्ग अपोजिशन चाहिए। डेमोक्रेसी में ये एक नीड है, एक जरूरत है, लेकिन वही अपोजिशन अपने आप को क्या कमजोर कर रहा है? और क्या वो कांग्रेस पार्टी का उदाहरण ले तो क्या वो अपने अंदर से उठ रही आवाजों को नहीं सुनना चाहते और इसलिए ज्यादा कमजोर होते जा रहे हैं? सवाल बहुत बड़ा खड़ा हो गया कांग्रेस पार्टी के आगे और देखते हैं कि वो हमेशा की तरह इस बार भी ये आवाजें नकारते हैं या इस बार इन आवाजों पर कुछ गौर किया जाएगा। नजर हमारी बनी रहेगी। बिग स्टोरी बिग डिबेट में आज बस इतना ही। आप देखते रहिए जी बिजनेस। नमस्कार।